पीटासीन जो है, अभी मैं पीटासीन के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि क्या क्या जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी बाकी की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक एक करके मैं बताता जाऊंगा। पीटासीन अधिकारी को अपनी जो डायरी मिली हुई है उस डायरी को लगातार शुरू से लेकर आखिर तक शाम तक मेंटेन करना है। समय समय पर उसमें डाटा भरने हैं। उन्हें जो मतलब दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार के प्रपत्र दिए गए हैं, उन्हें फिल करना है। कोई आगंतुक अगर कमरे में आता है तो उस आगंतुक डायरी में उनकी एंट्री करानी है। उस एंट्री के साथ साथ उनको उनका समय और जो डाटा प्रोवाइड कराने हैं उसकी डिटेल उन्हें तैयार करके रखनी है। भ्रमण करने के समय जो मजिस्ट्रेट वगैरह आएंगे या जो कोई भी व्यक्ति आ रहा है जो कि अलाउड हैं और जो नहीं अलाउड है उनको बूथ के अंदर वो परमिट नहीं करेंगे। पीठासीन अधिकारी खास तौर से ध्यान दें, जो नए बने हैं बहुत सारी उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, पूरे बूथ की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। यदि पीठासीन को कुछ हो जाता है, कुछ तबियत खराब होती है, उस दौरान P1 की जिम्मेदारी होगी कि वो पीठासीन का कार्यभार भी देखेंगे। इसलिए आप सब लोगों को एक साथ बुलाने का मकसद ये है कि आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो और आपको ईच एंड एवरी स्टेप से आप वाकिफ रहें और आपको पता रहे कि हमें क्या करना है। तो ऐसा मत समझिए कि खाली पीठासीन ही रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस होल इलेक्शन। इस चुनाव में सिर्फ पीठासीन का ही रोल नहीं है, इसमें हर एक कड़ी अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है और रहती है। हर 2 घंटे में पीठासीन अधिकारी को अपना वोटिंग का देखना है कि हमारी वोट कितने परसेंटेज हो गई। तो आप क्या करेंगे, एक 1 to 500 सीरियल नंबर 1 to 500 सीरियल नंबर का एक पेपर तैयार कर लेंगे जिसमें पुरुष और महिलाएं आपके पास रहेंगी। अब जो P1 अधिकारी है उसके पास चिन्हित प्रति होगी। हमें कितनी चिन्हित प्रति मिली है? 3 चिन्हित प्रतियां मिली होंगी। 3 चिन्हित प्रतियां हम जब वहां से लेंगे उन्हें चेक कर लेंगे कि तीनों चिन्हित प्रतियों में सारे पेजेस पूरी तरह से लगाए गए हैं। उन चिन्हित प्रतियों में जितने सीरियल नंबर दिए गए हैं वो सब बराबर हैं, तीनों पूर्णतः प्रिंटेड है, मिसिंग पार्ट ना हो। पता लगेगा चिन्हित प्रति में जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें एक पेज गायब है या कुछ लोगों के नाम ही नहीं है या कुछ मिसप्रिंट हो रहा है जो दिखाई नहीं दे रहे, प्रिंटिंग में आ ही नहीं पाए, वहीं आप शुरू में उसको बदल देंगे। यहाँ PO1 जो है, जो चिन्हित प्रति के जिम्मेदार हैं, BLO मतदान जो कैंडिडेट है उनके कैंडिडेट्स के नुमाइंदे वहाँ रहेंगे। उनका काम क्या है, जो मतदाता वोट दे रहे हैं उसका एपिक चेक करेंगे या जो ID वो लेकर वो चेक करेंगे। मतदाता का नाम लिस्ट बोलेंगे, सीरियल नंबर, वार्ड नंबर बताएंगे, इतनी जोर से बोलेंगे कि आपके साथी लोग और जो बाहर है वो सुन सकें और उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ जी ये मतदाता सही है, जेन्युइन है। अगर आपत्ति आती है तो उस पर आपत्ति दर्ज करेंगे। उसके साथ PO1 को क्या करना है, जो चिन्हित प्रति दी गई है, ये आप देख रहे हैं महिला पुरुष की चिन्हित प्रति, इसमें पुरुष के लिए आप लोग अंडरलाइन करेंगे। महिलाओं के केस में अंडरलाइन के साथ साथ आप टिक मार्क और लगाएंगे, रेड पेन से आप टिक मार्क करेंगे। महिलाओं के केस में पहले बिंदी लगाई जाती थी, इस बार आप क्या करेंगे, अंडरलाइन के साथ साथ टिक मार्क भी करेंगे। क्योंकि आपको किसी भी समय पूछा जाता है कि कितने वोटिंग हुई, कितने पुरुष और कितनी महिलाएं, तो आपको यहाँ पता रहेगा कि इतने पुरुष हो गए और टिक मार्क इतनी महिलाएं हो गई। इसके अतिरिक्त मैंने कहा एक होम शीट आप बनाकर लेके जाइए, 1 to 500 सीरियल नंबर कर लीजिए, दूसरी शीट पे 1 to 500, एक में महिला डाल दीजिए, एक में पुरुष। जब PO1 उसको चिन्हित कर रहा होगा साथ ही साथ उस शीट पर भी पुरुष का मत पड़ता है, जो पुरुष के लिए एक नंबर पर चिन्ह लगा दें, जब दूसरा आता है दूसरा नंबर। उसी तरह अगर स्त्री पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी हैं तो जब महिलाओं के लिए चिन्हित करेगा जहां उन्होंने टिक मार्क रहा है तो दूसरी शीट पर महिलाओं के लिए भी टिक मार्क करेंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आपको 7, सवा 7 बजे, 9 बजे हर 2-2 घंटे में जो डाटा देना होगा तो आपका उस शीट से रेडी रहेगा कि हमारे यहाँ 15 पुरुष और 25 महिलाओं के वोट पड़ चुके हैं। इसके साथ साथ आपको कैलकुलेशन करनी होगी कि बूथ पर कितने परसेंटेज वोटिंग हुई। तो वोटिंग परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, वोटिंग परसेंटेज के लिए आपको पुरुष और महिलाओं की और टोटल बूथ की परसेंटेज निकालनी कि हमारे बूथ पर इतनी परसेंटेज वोटिंग हो चुकी है। उसके लिए वहाँ के कुल मतदाता जो हैं उनको आप देखेंगे और जो आपके स्त्री और पुरुष की वोटिंग हो चुकी है कंबाइंड जोड़ करके उन्हें उसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे और आप इसके पुरुष की अलग अलग परसेंटेज निकाल लेंगे और टोटल परसेंटेज निकाल लेंगे उनकी कि कितने आपकी वहाँ पर बूथ पर पोलिंग हो चुकी है।
अगर किसी का कोई डाउट, कोई संशय या कोई कुछ पूछना हो तो आप मोस्ट वेलकम में पूछ सकते हैं। बाहर शीट पर जो लोग अंदर आ गए हैं शीट पर साइन नहीं किए हैं वो अपना साइन कर लीजिएगा। जिनके साइन छूट गए वो बाहर अपना साइन कर लीजिएगा। यहाँ मैंने बताया था कि प्रोटोकॉल के अंदर हमें कॉपी का विशेष ध्यान रखना है। ट्रेनिंग में आने से पहले बताया गया था कि सब अपने मास्क लेकर आएंगे, लेकिन आप इलेक्शन ड्यूटी में अपने मास्क वगैरह, हैंड ग्लोव वगैरह, सैनिटाइजर अपने पास और सोप वगैरह लेकर जरूर जाएं और अपने बूथ पर उसकी भी व्यवस्था वहां पर देख लें और करवा लें। PO1 के बाद नंबर आता है P2 और P3। जो पीठासीन अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी के पास जो उनकी डायरी है वो उनके पास अपनी प्रविष्टियां कर लेंगे, जो उनको टैग, सील वगैरह, मतपत्र वगैरह दिए गए हैं, उसके नंबर वगैरह नोट किए गए हैं, उन्होंने टैग किया हुआ है। जो मतपत्र दिए गए हैं, 4 तरह के मतपत्र दिए गए हैं, वो P2 और P3 के पास होंगे। उनमें से जो गड्डियां दी जाएंगी वो शुरू से एक गड्डी उनको देते जाएंगे और सीरियल नंबर वो अपने पास नोट करते जाएंगे। अब इन गड्ढों को P2 और P3 की क्या जिम्मेदारी? जो मतदाता आएगा, P1 ने उसको अंदर एंटर कर दिया, वोट देने के लिए वो लाइबल हो गया। P1 को एक जिम्मेदारी एक्स्ट्रा दी गई है, चिन्हित करने के उपरांत इस उंगली पर क्या करेगा? वो निशान लगाएगा बाएं हाथ की दर्जनी उंगली पर। अगर उसके पास ये उंगली नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर ये हाथ पूरा नहीं है तो वो आप इस हाथ को करेगा। अगर ये हाथ भी नहीं है, उसके पश्चात आप मैं पैर पे जाएंगे, उनके दाएं पे। अगर मान लीजिए उसके हाथ और पैर चालू ही नहीं है, उस केस में आप उसके किसी द्रष्टव्य पार्ट, जो विजिबल बॉडी का पार्ट है, उस पर जो आपके इंक दी गई है उसका प्रयोग करेंगे। फोरहेड, मस्तक पर लगा सकते हैं या बॉडी का कोई जो पार्ट उस समय विजिबल होगा, आसानी से देखा जा सके, उस पर आप मार्क करेंगे कि हाँ जी ये अमित शाही लगा दिया, उसका निशान हो गया, इसने वोट कास्ट कर दिया है, अपना डाल दिया है। जब आप वोट देंगे वहां पर P2 और P3 अच्छे से ध्यान देंगे। P2 कि जो आपके वार्ड हैं, वार्ड मेंबर चुने जाने हैं, वो ज़्यादा भी हो सकती है संख्या। वहाँ वो जब P1 अधिकारी होंगे वो बोलेंगे वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 3, ये मतदाता वार्ड संख्या 6। तो आपको ध्यान से सुनना है कि किस वार्ड मेंबर के वोटिंग के लिए ये मतदाता यहाँ पर है। आप अपनी जो P2 वाले टेबल जो सामने लगी होगी उसकी थोड़ी लंबी ज़्यादा टेबल रखेंगे या 2 टेबल बराबर रखेंगे, उस पर स्टिकर कर लेंगे वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3 जितने आपके वार्ड वहाँ पर दिए गए हैं, या बॉक्सेस रख लेंगे, उस बॉक्स में उनको आप रखिए मतपत्र को। उससे आपके क्या मतपत्र होंगे वो वार्ड वाइज आपके डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा कि आपका जो है वो मिसमैच हो जाएंगे, हॉटस्पॉट हो जाएंगे, आप सर्टिफाई नहीं कर पाएंगे। क्या होता है कि जो मतपत्र हैं आपके हर वार्ड से अलग अलग कैंडिडेट होंगे। एक कैंडिडेट अगर दूसरे में चला गया तो उसको वोट वहां से बेकार हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। P2 और P3 ऊपर के जो ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान के हैं उनके वोटर P2 देंगे, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के P3 देंगे। नोट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी एक पर ही चारों की दे दी, इस बार डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, लोकेशन किया गया। अब बात आती है कि जो मतपत्र देगा तो वोट कौन डालेगा, वो कहाँ रखी जाएगी, कैसे होगा, उस पर भी बराबर निकाल रखिए। पता लगे कोई मतपत्र लेके बात किया है, धक्का लगा के दादा कर दिया या ब्लॉक कर दिया, तो उसकी जिम्मेदारी सब पीठासीन के पास ही रहेगी, वो उसको कंटिन्यूअस वॉच करते रहेंगे। हम चारों लोगों को मिलके ही काम करना है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर काम दे दिया एक को ही करना है, लेकिन फिर भी उसके बाद जॉब एलोकेशन के बाद हमें हर चीज को ध्यान में रखना है। अभी तक किसी को कोई ट्रेनिंग में दिक्कत? देखने में सुनने में बहुत आसान लग रहा है, प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो हो सकता है कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो आपको अगर जो पहले कर चुके हैं किसी तरह की दिक्कतें आई हो तो उसको बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है। यहाँ आप ट्रेनिंग का मतलब है कि आप वहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी ना उठाएं, सब चीज़ की आपको पूर्ण नॉलेज हो, आपके माइंड में पूरा डेवलप हो, पूरा खाता खींचा होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। अब यहाँ जो P2 और P3 अधिकारियों की सत्ता होती है, एक रजिस्टर मिलता था, इसमें रजिस्टर नहीं है। हमें उनका रिकॉर्डिंग कैसे करनी है कि कौन मतदाता आया, कैसे वोट डाल रहा है, क्या सीरियल नंबर देता है, कैसे था।
जो हमारी प्रतिपण काउंटर फाइल होगा मतपत्र का, उसके ऊपर हम उसके सिग्नेचर कराएंगे या उसका अंगूठा लगवाएंगे। सिग्नेचर नहीं कर सकता तो अंगूठे का प्रयोग कराएंगे। उसके साथ उसका हम वहाँ पर जिस एपी कार्ड, आधार कार्ड, पैन या जिस आईडी को लेकर आया उसका हमारा रेफरेंस नंबर नोट करेंगे। वो हमारा काउंटर फाइल हमारे पास रह जाएगा। बाद पूरी गड्डी जो होगी वो रिकॉर्ड में ली जाएगी। कोई डाउट? क्लियर है? इसके बाद जो हमारे ऊपर जो 4 तरह के वोट हैं, 4 तरह के जो वोट हैं, हमारे चारों वोट मतदाता को एक ही समय पर देने, 2 एक बार पीटो देंगे और 2 पीछे। उसके बाद चारों लेकर वो जाएंगे। जो पत्र है उसको आप इस तरह फोल्ड कर देंगे वर्टिकल। अगर आपने उसको हॉरिजॉन्टल फोल्ड किया तो क्या होता है, जो लगाई गई मोहर है, स्टाम्प मोहर मिलेगी आपको लगाने के लिए, वो क्या होगी दूसरे के चुनाव चिन्ह पर आ जाएगी। तो हमें उसे बताना है कि ये फोल्ड जो करना है, एक हम फोल्ड करके साथ ही साथ दे देंगे, जिससे कि उनका जो स्टाम्प है वो वोट जो है निरस्त ना हो। ये चारों वोट हमारे पास 2 पेटी मिलेंगी। 2 पेटी है। पहली पेटी का प्रयोग करेंगे, उनको नंबरिंग कर लेंगे 1/2 और 2/2, 1/2, 2/2 पेटी का मार्किंग कर लेंगे, नंबर डाल देंगे। पहले सर्वप्रथम हम एक पेटी को यूज करेंगे। मान लीजिए कि आपके ऊपर 800 से 1000 तक वोट हैं, तो आपकी एक पेटी में 500 तक वोट आ जाएंगे। जब एक पेटी फुल हो जाएगी तब आप दूसरी पेटी का प्रयोग करेंगे। पहली पेटी जिस तरह आपने मॉर्निंग आवर्स में सील की थी, खाली दिखाई थी, सीलिंग लगाई थी, टैगिंग की थी, सिग्नेचर कराए थे, इन द सेम वे सिमिलर वे में आप दोपहर में दूसरी पेटी को भी खाली दिखाकर उसको सीलिंग और टैगिंग करेंगे। उस पर अभिकर्ताओं पे साइन कराएंगे। एक आपको स्टील रॉड दी जाएगी, तो जो वोट्स हैं वो आप उनको लगातार शुरू से ही अंदर करते जाएंगे कि कोई बाहर ना रहे। पीठासीन अधिकारी ध्यान रखेंगे कि पता लगे वोट के थोड़े से वोट पड़े और पक्ष फुल हो गया, तो शुरू से उन्हें प्रेस करते रहेंगे इससे वो अंदर है बाहर ना जाए। पेटी में 2 पेटी हैं, दोनों पेटी में पहली पेटी प्रयोग में लाएंगे। पहली पेटी में प्रयोग करते समय चारों तरह के मतपत्र उसी पेटी में डाले जाएंगे। किसी कोई संशय? दूसरी पेटी का प्रयोग पहली पेटी के भर डालने के बाद करेंगे। मतपत्र लेखा, हमें मतपत्र लेखा की तैयारी करनी होती है। मतपत्र लेखा क्या है? लेखा जोखा है। जितने वोट हम लेकर आए थे उतने ही हमको वापस करने हैं। जो चुनाव सामग्री में हमको मिला था उनके सीरियल नंबर, सीलिंग, टैगिंग, वो सब हमने नोट कर लिए अपने पास। पीठासीन अधिकारी की डायरी में वो सारे डिटेल्स भरी होनी चाहिए। ये ना हो कि उन्होंने सुबह आने के बाद वो भरे ही, अब शाम को डब्बे के अंदर पैक हो गया, सील हो गया, वो नंबर ढूंढ रहे हैं कहाँ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उनकी डिटेल्स हम अपने पास नोट कर लें। हमारे पास नोट होगी तो हम उन्हें किसी भी समय चेक कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई सील या कोई टैग आपका फट जाए, डैमेज हो जाए, तो हमें फेंकना नहीं है, उसे हमें जो लिफाफे किए हैं निरस्त करके उसमें रख देंगे और दूसरा यूज करेंगे। हमें 1-2 सील एक्स्ट्रा मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि हम सभी सील को डैमेज कर दें, क्योंकि उस समय फिर आपको उस चुनाव सामग्री से मंगाने में हो सकता है कि उपलब्ध ना हो पाए। तो हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि जो हमारे मतपत्र हैं, हमारी सील है और जो भी चीज़ हमें दी गई है उनके सीरियल नंबर होंगे, बाकायदा उनको नोट कर लें, उनकी प्रविष्टि कर लें, पीठासीन अधिकारी अपने पास नोट कर लें और ध्यान से उनकी टैगिंग और सीलिंग करें। यहाँ आपको लास्ट सेशन में प्रैक्टिकल में हर एक उन्होंने बताया कि जो बॉक्स है उसको प्रॉपर्ली हैंडल करके देखना है यूज करने के लिए। खोलने के लिए उसमें अंदर एक लीवर सिस्टम है, आप फिंगर लगाएंगे, उसे हिलाएंगे और उसके बाद ऊपर से आप उसको घुमाएंगे तो आपका क्या है ये लॉक ओपन हो जाएगा, बक्सा खुल जाएगा। उसके बाद हम उसमें सील लगाएंगे जैसा कि बताया गया है। सील लगाने के उपरांत आप उसको फिर से लॉक करेंगे, क्लोज कर देंगे और उसको हाफ वे में जैसा मैंने बताया उस तार के माध्यम से बंद कर देंगे, जिससे कि लोग अपने सब मतदाता जो है अपने वोट डाल सकें, कास्ट कर सकें। उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये आप यहाँ पर इसको सील को बंद करेंगे, जिससे कि आपका जो तार है बंद हो जाने के बाद कोई भी वोटर उसे घुमा ना पाए। अगर किसी भी वोटर ने उसे घुमा दिया, आपने खुला छोड़ दिया था
तो वो पेटी सील हो जाएगी, फिर आप उसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन ना ले दें कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए छोटे छोटे चीज़ को आप यहाँ से कंप्लीट इंक्वायरी करके जाइए। मैंने आपको दिखाया ये बहुत छोटा सा मामूली सा तार है, इसकी वहाँ पर अहमियत बहुत है। जब आपकी ये बोटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप इसको पूरा लॉक वाई डायरेक्शन घुमाएंगे तो पूरा लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद उस तार से आप पुनः उसे बांधेंगे, उसके साथ टैगिंग करेंगे। मतपत्र लेखा जो आपने बनाया है, मतपत्र लेखा बनाने के लिए आपको जितने आपके मतपत्र पेटी में पड़ गए उनकी संख्या आपके पास नोट होगी। उसमें आपको पता होगी कि इतने वोट हमारे एपिक से पड़े हैं, इतने वोट हमारे पैन नंबर से पड़े हैं, कुछ राशन कार्ड से पड़े हैं। उसकी डिटेल आप एक अलग से तैयार करके रखेंगे। वो डिटेल से आपको पता रहेगा कि कुल हमारे इतने वोट आ गए, कितने वोट आपके निरस्त हुए हैं, कितने टेंडर वोट हैं। अब यहाँ पे एक टेंडर वोट का प्रश्न आया तो उसके बारे में बताता हूँ। मान लीजिए वोटर्स आया, उसका वोट पहले ही डल चुका है, फिर जी वोट आपका डल चुका है। वो कहेगा जी मैंने तो वोट डाला ही नहीं है अभी, तो मेरा वोट कैसे डल गया? तो उस केस में क्या वो वोट डालने का अधिकारी होगा? होगा। क्यों? क्योंकि उसने तो अपना वोट कास्ट ही नहीं किया है। तो उसका वोट जो होगा, जो मतपत्र है, पीठासीन अधिकारी अपने पास से सबसे आखिरी वाला मतपत्र उसको देंगे। आपके पास जो सीरियल नंबर का चल रहा है उस सीरियल नंबर से उस मतपत्र को इशू नहीं करेंगे। उस टेंडर वोट के लिए पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी में से अपने पास जो मतपत्र बचे हैं वो सबसे आखिरी वाला मतपत्र देंगे और वो वोट जो है स्टाफ कराने के बाद वोट डलवाने के बाद उसको बॉक्स में नहीं डालेंगे, वो लिफाफे में अलग से सील होगा। यहाँ एक चीज और बताते हैं जो हमें ट्रेनिंग में बताई है। जो आप शुरू के 10 वोट हैं उनको हम रैंडमली देंगे, सीरियल नंबर से नहीं देंगे। शुरू के 10 वोट, जैसे कि फर्स्ट मतदाता आया, आपने 1 नंबर दिया, दूसरा मतदाता 3 नंबर का, फिर 7 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, इस तरह से आप पहले 10 वोटों को रैंडमली देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत फेस होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद वो अपना सीरियल 10 से चालू हो जाएगा। 10 के बाद आप सीरियली कंटिन्यूस लगातार दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोटोकॉल में बताया कि हो सकता है जो उन्होंने ऊपर निर्णय लिया हो शुरू के रैंडम वोटिंग की कहीं एक साथ गलत वोटिंग ना हो गई हो या किस तरह से है, तो इसलिए आपने शुरू के वोट जो है बहुत सावधानी पूर्वक शुरू से आखिर तक की प्रक्रिया में सावधानी बरतनी है। लेकिन शुरू के 10 वोट जो हम रैंडमली देंगे, मार्किंग प्रॉपर्ली कराएंगे और अपने बूथ पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराएंगे। आपके पास दो तरह के आपके संवैधानिक और असंवैधानिक लिफाफे होंगे। उन लिफाफों पर आप पहले से मार्क कर लीजिए कि किस किस क्या आपके लिफाफे मिले हैं, आपको क्या क्या करना है, किस तरह उनका प्रयोग करना है। हर पुस्तक से पीठासीन अधिकारी अपनी नोट कर ले कि ये लिफाफे हमें इन चीज़ों के तैयार करने हैं। उनके ऊपर मतदान स्थल, मतदान केंद्र और अपनी बूथ संख्या वगैरह, जगह का नाम, स्थल का नाम सब मार्कर या स्केच पेन से नोट कर लें। जो पीठासीन अधिकारी हैं चाहे तो क्योंकि उसमें सीलिंग होनी है, हर लिफाफा आपका सील होना, तो जो लिफाफे सील होने वाले हैं उनको 3 तरफ से मुंह खुला रखेंगे, 3 तरफ से उनको सील कर लेंगे। जो लिफाफे दिए गए हैं 5 तरह के आपके लिफाफे हैं। जो चिन्हित मतदाता सूची है, सबसे पहले जो सील बंद किए जाने हैं। संवैधानिक लिफाफों में जो शामिल है उनको आप देख लीजिए। चिन्हित मतदाता सूची जो PO1 के 5 चिन्हित, जिसमें उन्होंने चिन्ह लगाया कितने पुरुष और इतने मतदाता लोगों ने प्रवेश किया, चिन्ह मतदान दिए हैं, तो चिन्हित मतदाता सूची जो होगी उसको आप लिफाफे में सील करेंगे। कुछ मतपत्र ऐसे होंगे जो रद्द हो गए, किसी भी वजह से रद्द हो जाते हैं, उनको आप अलग सील करेंगे। निविष्ट मतपत्र और उनकी सूची एक लिफाफे में पैक करेंगे। उपयोग में लाए गए मतपत्र P2 और P3 के बाद जो प्रतिपन्न काउंटर फाइल है उनको आप एक लिफाफे में सील करेंगे। और कुछ ऐसे मतपत्र जो मतदाताओं को जारी नहीं किए गए हैं, मतपत्र है, वो आप एक लिफाफे में सील करेंगे। आपको एक ध्यान रखना है कि जो सील करने वाले लिफाफे हैं उनके पास सील करने के पश्चात पीतल की एक मोहर पीठासीन के पास होगी।
उससे उनको ला के सील करेंगे। क्लियर है? इन सभी छोटे लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डाल के रख देंगे। इसके बाद छोटे लिफाफों को सील बंद करने के उपरांत जो कागज आपके अलग अलग हैं, एक बड़ा लिफाफा लेकर उसमें रखेंगे। इनके अलावा अध्यक्षीकृत मतों वाली सूची का लिफाफा होगा। अध्यक्षीकृत मतदाता के मामले में निष्पक्ष की रसीदें होंगी। मतदाता सूची की 2 सूचियां आपके पास बची होंगी। एक सूची आपने चिन्हित कर दी, 2 अतिरिक्त सूची बची होंगी। मतदान की गई घोषणा और नियुक्ति पत्र होंगे। इसके अलावा कुछ अन्य कागज और बचे हुए शेष लिफाफे होंगे। इनको बंद नहीं करना, इनको हम एक बड़े पैकेट में डाल के अलग रख लेंगे। घोषणा पत्र और अन्य लिफाफे हम रख लेंगे। अब यहाँ एक बात हो रही है, चैलेंज वोट। वहां पर पता लगी एक वोटर है जिसकी उम्र आपको प्रतीत हो रही है, बाहर से आक्षेप लगाया कि ये वोटर 14-15 साल का ये है और ये वोट का अधिकारी नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम है। तो हमें वहाँ कोई जजमेंट नहीं लेना है कि वोट का अधिकारी है या नहीं है। अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो हमें उसका वोट डलवाना है। वोटर लिस्ट जो है हमारी फुल एंड फाइनल प्लेस है, हमें उसके अकॉर्डिंग उनसे मतदान कराना है। लेकिन आक्षेप आने पर, आपत्ति आने पर हम 5 रुपए की रसीद उसकी काटेंगे, 5 रुपए जमा कराएंगे, उसकी 5 रुपए की रसीद कटेगी आपत्तिकर्ता द्वारा। उससे देखेंगे कि उसकी आपत्ति सही है या गलत है। एक आयु घोषणा पत्र होगा। आयु घोषणा पत्र उससे भरवाया जाएगा। वो उसमें मेंशन है कि मैं 18 वर्ष का हूँ और चुनाव करने का अधिकारी हूँ। वो रसीद लेने के बाद उस पत्र को भरेंगे। वो भरने के बाद वो मतदाता अपना वोट कास्ट कर सकेगा, अपना वोट डाल सकेगा। एंड इन अगर वो मतदाता आयु प्रपत्र का फॉर्म भरना नहीं चाहता, साइन नहीं करना चाहता है, तो उसको वोट आप नहीं डलवाएंगे। इन अदर केस पीठासीन को अधिकार है किसी भी विशेष परिस्थिति में गलत वोटिंग होने वाले कैंडिडेट को, मतदाता को, वो पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। वो आगे की जिम्मेदारी उनकी है कि उनके ऊपर जो भी एक्शन नियमानुसार लिया जाएगा वो लिया जाएगा। उसकी 18 साल की किस डेट को होनी चाहिए सर? डेट नहीं देखेंगे, अगर मतदाता सूची में उसका नाम है तो मतदाता सूची में नाम है, वो आधार कार्ड लेकर आया, उसको 18 साल एज दी है तो वोट डलवाया जाएगा। वोट डलवाया जाएगा। वोट नहीं पड़ेगा जी, वोट डलवाया जाएगा। नहीं पड़ेगा सर। आप वहाँ जजमेंट करने के लिए नहीं बैठे हैं। जजमेंट के लिए थोड़ी, ये तो फील्ड में जाके दिक्कतें आती हैं तो उनके नाम। अगर किसी मतदाता की एज उसमें जो है लिस्ट में नाम है, लेकिन वो आधार कार्ड लेकर आया, आधार कार्ड में उसकी एज जो है 15 साल है, तो क्या वोट डलवाया जाएगा? उससे प्रपत्र भरवाया जाएगा। मैंने यहाँ आप ध्यान से सुनेगा, आयु प्रपत्र दिया गया है, ये आयु प्रपत्र उससे भरवाया जाएगा। मैंने बताया कि जो वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया है, वोटर लिस्ट में आयु के संबंध में घोषणा की गई है। जो कोई भी ऐसा मतदाता प्रारूप पर हस्ताक्षर कराने हैं और वो सामान्य से मतदान करेगा। अगर वो हस्ताक्षर करने से मना करता है, अपनी घोषणा करने से मना करता है कि मैं ये फॉर्म नहीं भरूंगा जिसमें लिखा है कि मैं इस धारा के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई भी दंडात्मक होगी। धारा 19 अधिनियम 1950 धारा 31 के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए आपको वोटर लिस्ट और उससे ये प्रमाण पत्र भरवा के रखना है और आप उससे वोट डलवाएंगे। क्लियर? हाँ, ये तो बताया जाएगा, बेहतर रहेगा। तो पीठासीन उसी में फंसा रहेगा, कोई काम कर नहीं सकता। देखिए, जो मत पत्र आपके बचे हुए रहेंगे वो आप अलग अलग अपने लिफाफे में डाल के एक बड़े लिफाफे में डाल देंगे। और वो अभी हम बताएंगे, आपको बताएंगे सब। काफी लिफाफे अधिक संख्या में रहेंगे, आप प्रत्येक का यूज कर सकते हैं। उनके बाद उनको मार्किंग करके एक बड़े लिफाफे में डाल दीजिएगा। आपको वहाँ कोई डिसीजन अपने तरफ से नहीं लेना है। जो नियम गाइडलाइन दी गई है उनको फॉलो करना है। आपको ये नहीं बताना है कि वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम आ गया है तो आज के समय में वो उसका वोट डालने का अधिकारी होगा। आपको लग रहा है कि आपत्ति आई है, आप आपत्ति की रसीद काटिए, उसकी जमा कराइए।
चैलेंज वोट हो जाने की दिशा में आपको देखना है कि उसका वो चैलेंज को वो स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आप उनके नियमों के साथ जैसे बताया गया उसको वो उसके अनुसार फॉलो करेंगे। बच्चा आदमी नहीं बनाना। कोरोना के जो प्रोटोकॉल दिए उनको आपको फॉलो करना है। कोरोना पेशेंट का तो दिया नहीं है कि आपको बता देंगे कि कोरोना का पेशेंट आपको ऊपर आके आता है, वैसे तो उसको आइसोलेशन में रखा गया तो आइसोलेशन से बाहर आने को परमिशन है ही नहीं, लेकिन आपके वहाँ पर स्कैनिंग मशीन सेंसर लगे होंगे तो आप उसको वोट बूथ के बाहर रखेंगे। ये आपका क्वेश्चन आगे पहुंचाते जाएगा। देखिए जो वार्ड के आपके मेंबर्स होंगे क्या अलग-अलग मतपत्र लेकर बनाकर अलग-अलग बनाकर आप एक साथ उनका टोटल कंबाइंड बाद में बनाएंगे, सार बनाएंगे उनका। अब आपको एक बार थोड़ा समराइज करते हैं सर, थैंक यू। अब आप इसके बाद अपनी मतपत्र पेटिका देखेंगे, अभी उससे पहले आपको एक बार समराइज करते हैं थोड़ा सा वो समय